बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने अपने तहरीरी हुक्म में ये बात लिखवा दी है कि इलेक्शन के बारे में किसी किस्म की कोई मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी खबर या कोई क्यास आराई, कोई शकूक व शुबहात ये नहीं पैदा करने, और अगर ये सब कुछ किया गया तो फिर मीडिया पर्सन्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। और पैमरा को कहा है कि वो जिंदा व जावेद रहें और जागते रहें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा कि हम मीडिया से भी निपट लेंगे और अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर हम रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और जो जो इसके रास्ते में रुकावट बनेगा उससे भी निपट लेंगे। और उन्होंने कहा कि अभी तक आपने हमारा सिर्फ प्यार मोहब्बत वाला चेहरा देखा है, और अगर इसके एडवर्स कुछ हुआ और 8 फरवरी को इलेक्शन ना हुआ तो फिर हमारा दूसरा चेहरा आपके सामने होगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़रा थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि हुकूमत पे शक क्यों किया जाता है, और ये शक क्यों किया जाता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि पंजाब में असम्बली टूटी, इलेक्शन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, इलेक्शन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली टूटी, इलेक्शन नहीं हुआ। गवर्नर ने तारीख नहीं दी और उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, वो फैसला वहीं का वहीं पड़ा है। और किसी भी जिन्होंने इस आइन को, इस फैसले को तोड़ा, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद ये कि पिछले कितने अरसे से ये बहस चली आ रही है कि इलेक्शन होने हैं, 90 दिन गुजर गए, इलेक्शन नहीं हुआ, और 7 नवंबर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है, लेकिन नहीं करवाया गया, शेड्यूल जारी नहीं हुआ और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नंबर 1 ये। नंबर 2, पिछले एक साल के अंदर अगर एक साल का मुहासबा कर लें तो कितने गैर कानूनी इक़दामात हुए, गैर आइनी इक़दामात हुए, किसी का कुछ कोई नहीं बिगाड़ सका। और बबांगे दोहल इस वक्त 15 जमातें मिलकर ये बात कह रही हैं, 15 जमातें भी और सब के सब मिलकर कह रहे हैं, क्योंकि आज से पहले यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता था कि ये हमारा इख्तियार है, हमने तारीख देनी है, हमने इस बात का तयन करना है कि इलेक्शन कब होना है, लेकिन उनसे किसी किस्म की बाज़पुरस नहीं की गई। और जो तहरीरी हुक्मनामे में जितनी गुफ्तगू इमरान खान साहब के बारे में की गई है, प्रेसिडेंट अलवी के बारे में की गई है, इतनी गुफ्तगू नहीं की गई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन को पामाल किया उनके बारे में। बल्कि 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी का भी उस हुक्मनामे में जिक्र है, और जो कौमी असम्बली तहलील की थी इमरान खान साहब ने, उसका भी जिक्र है, उसको भी गैर आइनी इक़दाम करार दिया इस फैसले में भी, जो कि ज़ेर बहस नहीं था। और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो असम्बली तहलील की थी उस एडवाइस पे उसको भी गैर आइनी इक़दाम करार दिया, जो कि इस फैसले का हिस्सा नहीं था, ना ही कंसर्न था। तो बहुत सारी चीज़ें इस हुक्मनामे के अंदर ऐसी डाल दी गई हैं, ऐसी लिखवा दी गई हैं कि आने वाले दिनों में ये एक नया कट्टा खुल सकता है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब का एक ख़ास बैकग्राउंड है इमरान खान साहब से और डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब से और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। इन सब से एक ख़ास बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में ही ये सारी बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस जो है फाइल हुआ, वो रेफरेंस किसने फाइल किया, कैसे हुआ, ये चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब सारा कुछ जानते हैं, और उनके पास हमसे ज़्यादा मालूमात हैं कि ये रेफरेंस किसने तैयार किया, कहाँ तैयार हुआ, कैसे इनिशिएट हुआ, कैसे भेजा गया, और फिर फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं उनको किसने कहा कि आप काबीना छोड़ के जाएं, इस्तीफ़ा दें, वहाँ पे दलाइल दें, फिर वापस आएँ, फिर ये सारा कुछ क्या हो रहा था। ये तो उनकी खुशकिस्मती जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब की कि मामला सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में गया और उनके साथी जजेज़ ने इसको मेलाफाइडी और टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको वापस कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और इसलिए ये सारे का सारा बैकग्राउंड, क्योंकि सारा मलबा डाला जाता है इमरान खान पे और सदर अलवी साहब पे, जबकि उस वक्त की काबीना के अहम वज़रा जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो भी बता चुके हैं कि ये रेफरेंस हमें भेजा था, बाजवा साहब की तरफ से आया था और वहीं से आया था और हमने आगे इसको पोस्ट कर दिया, आगे हमने उसको प्रोसेस कर दिया। तो
یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن حکم نامے میں بہت ساری باتیں لکھوا دی گئی ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک طرف جی۔ دوسری طرف الیکشن صاف شفاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اصل معاملہ یہ ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو اس طرف آنا چاہیے، اور نہ صرف آنا چاہیے بلکہ اس پہ پہرا بٹھانا چاہیے، اور یہ الیکشن کو ہونا چاہیے صاف شفاف اور لیول پلینگ فیلڈ، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ، انہوں نے جتنا پریشر ڈالنا تھا اس کے نتیجے میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور اب ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ معاہدہ غیر اعلانیہ ہے، غیر تحریری ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اب جو ہے یہ اطلاعات ہیں، اور یہ اطلاعات مجھے کہیں اور سے نہیں ملی بلکہ ہمارے بہت اچھی جماعت ہے وہیں سے ملی ہیں، اور وہ جماعت مسلم لیگ نواز ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا، ایک اہم رہنما نے، انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کیس کو اب وہ ہمیں تنگ نہیں کرے گی، ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے، اور سندھ میں اب مسلم لیگ نواز نہیں جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو ایک بننا ہے، اتحاد بننا ہے، وہ اتحاد نہیں بنے گا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اور اس میں اب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس اتحاد کا حصہ نہیں ہوں گے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے سندھ میں۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ دوسری جانب آئی ایم ایف سے مذاکرات چل رہے ہیں جی۔ مذاکرات میں آئی ایم ایف کو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو الیکشن کے انعقاد کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق ان کو پڑھ کر سنایا گیا ہے، اور ان کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ فروری 2024 میں ہر صورت میں ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن ان کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک لازمی شرط تھی کہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے نہیں کیے جا سکتے۔ یہ لندن سے بھی اطلاعات ایسی ہیں، واشنگٹن سے بھی ایسی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس خبر کے بارے میں حقیقت کیا ہے، 8 فروری 2024 کو الیکشن کے بارے میں حقیقی خبر کیا ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کروں گا، کیونکہ پیرالل ایک نظام قائم کیا جا رہا ہے، پیرالل ایک نظام قائم کیا جا رہا ہے، اور ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ بظاہر چیزیں سب کچھ نظر آتی ہیں کہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوگا، معاملات آگے بڑھیں گے اور ہر چیز ایز پر کانسٹیٹیوشن ہوگی، لیکن درمیان میں کچھ ایسے سٹیپس اور ایسے اقدامات اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جناب ہم تو مجبور ہیں، اب ہم اس سے آگے کیا کریں۔ بہرحال آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور مذاکرات جیسے ہی آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، وہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، ادھر سے الیکشن کی تاریخ آ گئی، تو آپ حیران ہوں گے کہ کل جو ہے اسٹاک ایکسچینج تقریباً اس نے کوئی 7-8 سال بلکہ 8 سال کا اس نے ریکارڈ توڑا ہے، اور وہ 53,000 پلس تک گئی ہے، 52 یا 53,000 پلس تک گئی ہے اس کا انڈیکس جو ہے، تو اور اس کا والیوم جو ہے انویسٹمنٹ کا وہ بھی بڑھ گیا ہے، تو لہٰذا اچھی خبریں آئیں گی تو پاکستان اچھائی کی طرف جائے گا، اور الیکشن کا جو ہے اس حد تک الیکشن کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے مارکیٹ میں۔ عام آدمی تو سمجھتا ہی سمجھتا ہے، مارکیٹ بھی اس کو بہت اہم سمجھتی ہے کہ اس سے پوری کی پوری جو ہے ہماری مارکیٹ جو منڈی ہے اور وہ اسٹاک ایکسچینج ہے یا ادروائز ہے، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خبر کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور اچھا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ڈالر آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے، اور جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں ڈالر اوپر جاتا رہے گا، اور جیسے ہی قسط موصول ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ڈالر نیچے جائے گا تھوڑا سا، یہ ذرا احتیاط کیجیے گا ڈالر خریدنے میں۔ تو بہرحال جی ایف بی آر نے جولائی تا ستمبر ٹیکس کارکردگی کی رپورٹ پیش کی ہے، اور ٹیکس 9,415 ارب روپے ٹیکس جو حاصل کیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے جی۔ آئی ایم ایف کو ٹیکس حاصل بڑھانے چھوٹ کے بتدریج خاتمے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ جولائی سے ستمبر تک جی 2,041 ارب روپے زیادہ ٹیکس جمع کیا گیا، یہ بھی بتایا گیا ہے، اور 23% گزشتہ سال کی نسبت 23% یعنی 397 ارب زیادہ ٹیکس جمع ہوا ہے، یہ ان کو بتایا گیا ہے۔
अपनी रिपोर्ट पेश की जा रही है। इनकम टैक्स 934 अरब, सेल्स टैक्स 727 अरब, एक्साइज ड्यूटी 127 अरब, 58 करोड़ रुपए जमा हुई। और 3 महीने में कस्टम ड्यूटी की मद में 252 अरब रुपए जमा हुए। इनकम टैक्स की मद में 246 अरब रुपए इजाफी जमा हुए। सेल्स टैक्स में 82 अरब रुपए ज़्यादा आमदन हुई। एक्साइज ड्यूटी में 48 अरब 46 करोड़ ज़्यादा आमदनी हुई। 20 अरब से ज़्यादा ग्रोथ रही। और इब्तदाई 4 माह में गुज़श्ता साल से 590 अरब ज़्यादा यानी 2748 अरब टैक्स जमा हुआ। तो ये IMF को एक रिपोर्ट पेश की गई है। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि हम IMF के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे, आलमी मालियाती इदारों के कहने पे ही हम क्यों एक्टिव होते हैं, या बाहर से कोई मुसीबत मुसल्लत आए तो हम क्यों एक्टिव होते हैं, उसके बगैर हम ये सब कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वही मार्केट है, वही लोग हैं, वही सिस्टम है। तो फिर क्या वजह है कि उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होती और अब हो रही हैं। तो दूसरी जानिब जो है इमरान खान साहब, खदीजा शाह, तमाम के तमाम गिरफ्तार रहनुमा, उनके बारे में भी आपको बताते चलें, क्योंकि वो बेचारे 9 मई से गिरफ्तार हैं, 6 माह से ज़्यादा हो गया है। खदीजा शाह की फिर दरख्वास्त ज़मानत आई, उनको नहीं उनकी ज़मानत फिर नहीं मंजूर की गई, वो फिर जेल में हैं। और उनको जिस्मानी रिमांड में, उनको फिज़िकल रिमांड पे उनको मांगा जा रहा है बार बार। और कल जो गुफ्तगू हुई तो जज साहब ने पूछा कि उन पे इल्ज़ाम क्या है। उन्होंने कहा जी 9 मई को उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ ट्वीट की थी। तो उन्होंने कहा वो तो 9 मई हो गया, तो अब उनके पास तो ट्वीट अकाउंट नहीं है। तो कहते हैं नहीं, अब वो ट्वीट जो है वो रीट्वीट कर रहे हैं लोग, इसलिए इनको हमने इंक्वायर करना है। तो ये भी एक है। असद कैसर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी एक तवील फहरिस्त है। वो उनको गिरफ्तार किया जाना मकसूद है ताकि मामलात को कंट्रोल किया जा सके। ब्यूरोक्रेसी को ख़ास हिदायत दी जा रही हैं, पुलिस को हिदायत दी जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे चीफ सेक्रेटरीज और IGs को हिदायत दी जा रही हैं कि इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कोई नाम लेवा ना रहे। हर सूरत में मैनेज करना है चीज़ों को जिस तरीके से भी हो सके। तो ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है साइफर केस में, क्योंकि साइफर केस की जो दरख्वास्त खारिज की है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी बातें लिख दी हैं जो कि उस वक्त ज़ेरे बहस नहीं थी, और वो मेरिट पे जाके उन्होंने पूरे का पूरा हुक्म सुना दिया है उस दरख्वास्त ज़मानत में। खारिज भी की है ज़मानत खारिज, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये ऑफिस सीक्रेट एक्ट भी बनता है, ये जज भी सही हैं, ये इल्ज़ाम भी साबित होता है और बहुत ज़्यादा मटीरियल मौजूद है, इसलिए मैं ज़मानत खारिज कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें जो हैं उसमें लिखी गई हैं, लिहाजा इसीलिए ये जो है मामला किया गया है। और उसमें मुद्दई मुकदमा नसीम खोखर जो वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला थे, उनको मुकदमा का फ़रीक बनाया गया है और वफाक को बनाया गया है। और उन्होंने कहा है कि इतना अर्सा हो गया जी बगैर ट्रायल के उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, और अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और वो जेलों में भी रखा हुआ है बगैर ट्रायल के। लिहाजा ज़रूरी है कि उनको रिहा किया जाए। अब देखना यह है कि उनकी रिहाई अमल में आती है या नहीं आती, क्योंकि मामला ऐसे ही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।